ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। Yes, Pavit, yes. Hare Krishna. Hare Krishna. तो हम आज फर्स्ट सेशन शुरू करेंगे भक्त ट्रेनिंग कोर्स का। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इज माई स्क्रीन विजिबल? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? ये जस्ट जस्ट मिनट अभी। अभी अभी स्क्रीन विजुअल होगा ना? यस, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम आज देखेंगे वैदिक नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं कि देयर आर थ्री वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो जैसे थ्री वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष प्रमाण। सीइंग इज बिलीविंग, जैसे हम जनरल हम सुनते हैं ना समाज में कि सीइंग इज बिलीविंग। तो दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी अपने सेंसेस से जो परसीव करते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि अ, जैसे जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सो मोस्टली दैट आर इन
कैटेगरी ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। और लेकिन अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ समस्या क्या है कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट नहीं है। इसका भी हम देख सकते हैं, जैसे हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो हमको रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखते हैं तो उसमें हमको क्या लगता है कि कोई स्टिक है और वो बेंड है ऐसे। या हमारे ईयर की मतलब लिमिटेशन है 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक ही हमको फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उसके ऊपर और नीचे का हमको नहीं सुनाई देता है। इवन ऐसे ही नोज का है। इवन हाथ आप देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, हमने कॉलेज के टाइम पे किया है, इवन उसके पहले भी किया है कि जैसे ठंडे पानी में हाथ डालिए और फिर उसको गर्म पानी में ले जाइए, तो समय लगता है उसको कि टेम्परेचर देखने में। तो ये सब लिमिटेशन है प्रत्यक्ष प्रमाण की, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। व्हाट आर द फोर काइंड्स ऑफ डिफेक्ट इन लाइक इन ह्यूमंस? कैन एनीवन लेट मी नो? राकेश प्रभु, प्रभु जी। फोर काइंड्स ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमंस? प्रभु जी, वो डेथ, बर्थ, डेथ एंड नो नो, नॉट नॉट साइकिल, डिफेक्ट होते हैं ना ह्यूमंस में। अनिकेत प्रभु। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? मैन प्रभु। प्रभु जी, इम्परफेक्ट सेंसेस, इम्परफेक्ट नॉलेज। हाँ, और फोर डिफेक्ट्स होते हैं ना। नहीं आ रहा है। ओके, प्रकाश प्रभु। नहीं प्रभु, पता नहीं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे डिफेक्ट होता है ह्यूमंस में इम्परफेक्ट सेंसेस, देन टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, टेंडेंसी टू चीट अदर्स, एंड टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। और तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे सेंसेस क्या है, डिफेक्ट बताया जा रहा है शास्त्रों में, इम्परफेक्ट है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये प्रभुपाद ये महात्मा गांधी का एग्जांपल देते हैं कि महात्मा गांधी को पहले बताया कि उनके असिस्टेंट ने कि लाइक नो नीड टू गो देयर, यू विल गेट किल्ड। तो फिर स्टिल महात्मा गांधी ने अपने असिस्टेंट का बात इग्नोर कर दिया और चले गए। दिस एग्जांपल ऑफ टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। ऐसे ही और भी प्रेसिडेंट्स का, जॉन एफ कैनेडी, इस तरह से दे कमिट मिस्टेक्स है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट प्रत्यक्ष प्रमाण का, कि लिमिटेशन क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण का? हाँ प्रभु जी। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज अनुमान प्रमाण, और लाइक बेस्ड ऑन एविडेंस। जैसे हाँ अभिषेक प्रभु, हाँ प्रभु जी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके क्लियर करिए। उससे क्या होगा, क्योंकि मतलब जैसे इसमें तो एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स आप दे करके क्लियर करिए, है ना, ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए, है ना। क्योंकि ये फिलोसफी बार बार डिस्कस नहीं होगी, वो नहीं तो बुकिश रह जाएगा उन सबके लिए, है ना। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप दे दे करके भी बता सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इंडक्टिव नॉलेज, डिडक्टिव नॉलेज, इंडक्टिव नॉलेज के क्या डिसएडवांटेज है, एक्सेट्रा। तो कैसा रहेगा ये? हम्म? यस प्रभु जी, ठीक रहे, पर वो सेशन फिर दो क्लास में करना पड़ जाएगा कोई दिक्कत अगर नहीं, ऐसा पूरा डिटेल में जाए तो। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इलेबोरेट होगा तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाने चाहिए, है ना। मतलब खत्म, अपन इसको रखते हैं, खत्म करने के चक्कर में ना रहे अपन कि प्रेजेंटेशन है। लेट्स हैव इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग, है ना। डिस्कशन में इलेबोरेट हो तो अच्छा है, भले ही अगर एक सेशन में नहीं हो तो दो सेशन हो, दो सेशन नहीं है, तीन सेशन हो, कोई समस्या नहीं है, पर इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग हुए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा ना फिर से बेसिक्स चर्चा करने का, फिर हम भागवतम में घुस जाएंगे, भगवत गीता में घुस जाएंगे, चैतन्य चैतन्य में तो चले जाएंगे। तो फिर ये बार बार, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग ट्रेंड
फॉर प्रीचिंग, है ना, इन वन सेंस, ठीक है ना। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, फिर इसको डेप्थ में चर्चा करते हैं। हाँ ओके, तो और थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि सेंसेस का लिमिटेशन होता है, हमको ये समझ में आया। लेकिन और देखेंगे कि जैसे आईज, और हमने ईयर का देखा था, स्किन का देखा था लिमिटेशन, ऐसे ही मतलब नोज का भी होता है। जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंस रहती है, तो इजिली हम उसको सब पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन आप एक डॉग को देखेंगे तो वो और अच्छे से मतलब ये सब फ्रेग्रेंस हम पहचान सकते हैं। तो इवन आप देखेंगे कि ह्यूमन से ज्यादा एनिमल्स में कैपेबिलिटी है कि ये सब पहचानने का। और जैसे अब थोड़ा डिफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट हमने बोला। सबसे पहला जैसे है टेंडेंसी टू बी इम्परफेक्ट सेंसेस। तो इम्परफेक्ट सेंसेस का भी हमने एग्जांपल देखा कि हमारे 5 सेंसेस है, बट दे आर नॉट परफेक्ट, दे हैव सम लिमिटेशन। जैसे एक एग्जांपल आता है इसके लिए, जब हबल टेलीस्कोप बना था, तो हबल टेलीस्कोप का जो एक उसमें यूज किया जाता है, आप लोग साइंस में पढ़ा होगा कि हबल कांस्टेंट यूज किया जाता है कोई भी साइंटिफिक मतलब जो भी थ्योरम बनाया जाता है। तो हबल टेलीस्कोप जब बनाया गया फर्स्ट टाइम, तो उसमें उसमें हबल कांस्टेंट को यूज किया गया। और हबल हबल कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे मतलब एक समय इन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया, फिर लेटर टाइम फिर उसको चेंज करना पड़ा उनको। फिर कुछ समय बाद फिर चेंज किया उसकी वैल्यू। तो साइंटिस्ट के बीच ऐसा जोक चलने लगा, इज इट हबल कांस्टेंट और हबल वेरिएबल है। तो ये सब एग्जांपल हैं। इवन आप देखेंगे कि एक पिल्ट डाउन मैन का थ्योरी चलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इंसान जो है वो बंदर से आए हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ ऐसा एक टाइम था, तो उसमें उसमें साइंटिस्ट ने खुद से अपना एक कंकाल बना के दे दिया, जस्ट बिकॉज दे वांट टू प्रूव देयर थ्योरी कि जो हमने डिस्कवरी की, जो हम थ्योरम दे रहे हैं वो सही है। इसके लिए उन्होंने चीटिंग किया खुद से। एक पिल्ट डाउन मैन का थ्योरी आया उसमें। तो मतलब उसमें जैसे इंसान का जो है, इंसान का जो सर है, खोपड़ी है, वो बंदर जैसा दिखता है, बंदर जैसा है, तो इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल उसको क्रिएट किया। लेकिन लेटर 50 साल बाद उसको पता चला कि नहीं, ये तो गलत है ये सब चीजें। जब लेटर साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो चीटिंग हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे इवन साइंटिस्ट आर चीटिंग। जब आप देखेंगे माइक्रो माइक्रो प्रोसेसर वाले में आएंगे, जब माइक्रो प्रोसेसर का थ्योरी चल रहा था, इंटेल और ये सब, तो जेएल किल्बी ने अपने मतलब जो उनके साथ के थे, जो उनके साथ के फेलो साइंटिस्ट थे, उनको ही चीट करके उनका थ्योरम ले लिया। उनका मतलब जो भी रिसर्च वर्क था पूरा लेके अपने नाम पे पब्लिश कर दिया। तो इस तरह से देखेंगे कि साइंटिस्ट भी चीट करते हैं। और पॉलिटिशियंस तो मतलब सभी को पता ही है, अंडरस्टूड है कि कैसे वो चीट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को, इम्परफेक्ट सेंसेस का। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यस प्रभु। ओके, कुछ डाउट्स हो तो अभी हम क्लियर करते हैं, फिर नहीं तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए, जैसे इम्परफेक्ट सेंसेस का कारण क्या होता है कि हम इल्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है ना इम्परफेक्ट सेंसेस कारण। या हमारे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हम साइंटिफिक टूल का यूज करते हैं, और उस टूल को यूज करके हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है। इस कारण से क्या होगा, हम इल्यूजन में रहेंगे विदाउट प्रॉपर डेटा। तो अब इल्यूजन फिर हमारा क्रिएट हो जाएगा। इल्यूजन के कारण क्या हो जाएगा, मिस्टेक हम कमिट करेंगे। जैसे अभी हमने साइंटिस्ट का केस देखा, तो दे आर कमिटिंग मिस्टेक्स है। देन क्या करते हैं, टेंडेंसी टू चीट अदर्स और हाइड। अब मिस्टेक्स है तो उसको हाइड करने का प्रयास करेंगे, चीट करेंगे लोगों को। तो इस तरह से पूरा चलता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का ये डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ये वाला पॉइंट क्लियर है अभी। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अनुमान प्रमाण।
अनुमान प्रमाण मतलब होता है कि थ्योरी, थ्योरी मतलब, या हाइपोथेसिस, एक्सियम्स जो लेते हैं, मतलब कि थ्योरी बेस्ड ऑन एविडेंस। जैसे आप देखेंगे कि डार्विन थ्योरी है जैसे, तो डार्विन थ्योरी में क्या है कि डार्विन कहते हैं कि उनको ऐसे पास्ट में कुछ मतलब ऐसे एविडेंस मिले या खुद से बना लिए, वी कांट से एनीथिंग, बट उस कारण से उन्होंने एक थ्योरी ऐसे डेराइव कर ली उससे कि दैट थ्योरी इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। या बिग बैंग आप देखेंगे, बिग बैंग, तो बिग बैंग में क्या है कि स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि इनफाइनाइट, इनफाइनिटेसिमल स्पेस, इनफाइनिटेसिमल वॉल्यूम, इनफाइनाइट इनफाइनाइट टेम्परेचर, इस तरह की कंडीशन है। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ और उससे सारा उस एक मतलब बबल के फॉर्म में, और उससे सारा ऐसे पूरी सृष्टि हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये चीज है, थ्योरी बनाई जा रही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट थ्योरी है ये चीज। फिर आगे कई सारे साइंटिस्ट ने इसको, जैसे क्या नाम था उनका, साइंटिस्ट ने मतलब इसको वेरीफाई कर दिया और इसको सपोर्ट दे दिया थ्योरी को, बोले ये थ्योरी मुझे सही लग रही है। तो इस तरह से हुआ। एक अनुमान प्रमाण में एक वो वाला एलिफेंट वाली स्टोरी आता है। तो फाइव फाइव ब्लाइंड मैन एंड दी एलिफेंट। तो मान लीजिए, अगर अगर एक एक कोई व्यक्ति जाके, कोई ब्लाइंड मैन जाके हाथी के मतलब पैर को छुएगा, तो ही फील्स लाइक इट्स अ वॉल और इट्स अ पिलर। कोई व्यक्ति जाके, कोई ब्लाइंड मैन अब उसको जाके उसकी पूंछ को छुएगा, तो उसको लगेगा कि दैट इज रोप। या उसके हाथी के दांतों को छुएगा, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ये तो एक सेवर है, तलवार है। कोई उसके पेट को छुएगा हाथी के, तो उसको लगेगा कि ये वॉल है। तो अब बताइए प्रभु कि मतलब इस तरह से हम क्या डेराइव कर सकते हैं करेक्ट नॉलेज है। आशुतोष प्रभु, मतलब क्या लगता है आपको, इन फ्यूचर दे विल गेट दी प्रॉपर नॉलेज हाउ एलिफेंट लुक्स लाइक। अविनाश प्रभु, नहीं प्रभु, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए आपको ही जानना है कि हाथी कैसा दिखता है, और तो कैसे आप जानेंगे कि, मतलब हम देखना चाहिए। हम अंधे होंगे तो कैसे दिखेगा, तो हाँ क्या आँख होगा मतलब आंखें नहीं है तो फिर कैसे समझ पाएंगे कि हाथी कैसे दिखता है। तो पहले से हमें पता है कैसे दिखता है, तो नहीं नहीं, मान लीजिए क्या आपने, आपको पता ही नहीं है हाथी कैसा क्या दिखता है, आपको जानना है कि हाथी कैसा है, हाँ, और आपने कभी, मान लीजिए ऐसा तो सपोज कर लीजिए आपने जिसको कभी पता देखा ही होगा नहीं है हाथी। जिसको पता होगा उसको पूछ लेंगे कि हाथी यस कैसे प्रभु। दिखता है। हम्म। तो करेक्ट है, तो फिर इसके लिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है शब्द प्रमाण। ठीक है, तो उसको हम अभी देखेंगे। अभी कुछ और थ्योरीज, जैसे डार्विन थ्योरी हो गई, डार्विन थ्योरी, और इसके बाद एक चलती है ऑर्गेनिक सूप थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी। तो हम ये तीन थ्योरी देखेंगे क्योंकि ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग पे हैं। फिर इसके बाद हम शब्द प्रमाण पे जाएंगे कि हाउ मैं वी इस कैन विषय में हियर कुछ फ्रॉम ऐड करना चाहूंगा। बोनाफाइड अथॉरिटी। जैसे मैं इस विषय में एक हाँ चीज ऐड प्रभु। करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हम शब्द प्रमाण या वैदिक प्रमाण की आवश्यकता क्यों है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से। कि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम प्रत्यक्ष हमारी आंखों से जो दिखता है या जो हम अपने सराउंडिंग से जो नॉलेज लेते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, वो ज्ञान परफेक्ट नहीं होता। जैसे सबसे सबसे सुदृढ़ एग्जाम्पल ये है कि अभी चंद्रयान गया है चंद्रमा पर। तो लेकिन हम तो भागवत में पढ़ते हैं कि बहुत सारे जीव रहते हैं चंद्रमा पर, चंद्र देवता रहते हैं और वहां बहुत ऐश्वर्यशाली लोग है और हेवनली प्लेनेट है। लेकिन यहाँ तो केवल धूल दिख रही है। तो विज्ञान बोलेगा कि अरे तो धूल है, लेकिन शास्त्र बोले नहीं नहीं, वहां तो पूरा लोक बसा हुआ है।
तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि विज्ञान जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को प्रमाण मान रहा है, और हम जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको आगे चल करके जानते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है कि वहां पे रहने वाले जीवों का सूक्ष्म शरीर है, और वो वहां पे जो जीव रहते हैं वो एक ऐश्वर्यशाली लोक है, हेवनली प्लेनेट है, और अपने इस मतलब मेटेरियल बॉडी के साथ में या ग्रॉस मेटेरियल बॉडी के साथ में, अर्थली बॉडी के साथ में, अर्थली सेंसेस के साथ में हम उसको परसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात आती शब्द प्रमाण की, मतलब प्रैक्टिकलिटी कैसी है, क्यों अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, सब लोग अनुमान दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अनुमान दे रहे हैं। कोई बोल रहा है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ उससे सृष्टि हो गई, कोई बोल रहा है, कोई स्ट्रिंग थ्योरी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि ब्लैक होल से सृष्टि हुई, और विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार का मत दे रहे हैं। यह अनुमान कहलाता है, इसका कोई प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। और प्रमाण नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, वो प्रमाण बना लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ कुछ बना लेते हैं। हाँ, और जैसे दूसरे एक बहुत बड़ा अनुमान है कि भाई जीवन जो है वो रसायनों से आया है, तो रसायनों का इस तरह से कुछ घोल हुआ, कुछ इस तरह से लाइटनिंग हुई, इस तरह से हीटिंग हुई, इस तरह से प्रेशर हुआ, इस तरह की ह्यूमिडिटी, इस तरह टेम्परेचर हुआ कि अचानक जीवन बन गया। फिर वो जीवन बढ़ता गया, वो इवोल्यूशन होता गया, फिर वो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, फिर उसके मल्टी सेलुलर बने, फिर वो धीरे धीरे और एडवांस हुए, ऐसे करते करते फिर विकास हुआ, पहले जल में रहने वाले जीव बने, फिर एम्फीबियंस बने, फिर धीरे से मैमल्स बने, बर्ड्स बनी, वो मैमल्स धीरे धीरे ग्रो करे, फिर ऐसे करते करते फिर वो बंदर आए, फिर मनुष्य आ गए, और इस तरीके से इवोल्यूशन चल रहा है। तो ये जो थ्योरियां है ये हमारे अनुमान पे बेस्ड है, हमारे विचार, हमारी सोच, स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसी हुई और जीव कैसे आए। तो ये जो सिद्धांत हम चर्चा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है ये समझना कि अनुमानित ज्ञान या इवन प्रत्यक्ष ज्ञान भी परम सत्य का बोध नहीं करा सकता, इसके बढ़कर के हमें कहीं पे जाना पड़ेगा। यह है उद्देश्य वेद का। तो जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे जो पूरा समझने का वो ये है कि हमें वेद में जाना क्यों है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान पे भरोसा मत रखिए, वो बहुत सीमित है, और न केवल वो सीमित है अपितु वो दैट इज फिल्ड विद सो मेनी इम्परफेक्शंस। और इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष दोष ये है कि वो बदलता रहता है। आज वैज्ञानिक एक तरह की बात बोलेंगे, 2-4 साल के बाद 2-4 तरह की अलग बात बोलेंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक जर्नल्स और बहुत पढ़ते रहते हैं, या जो सोशल जीवन में जो चल रहा है उसी को सत्य मानते हैं, तो उनकी समस्या ये है कि भाई जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो भाई नॉलेज भी चेंज होती जाती है, साइंटिफिक रिसर्च भी चेंज होती जाती है, सोशल कस्टम भी चेंज होते जाते हैं, तो फिर उनका ज्ञान भी फिर चेंज होता जाता है, तो कहीं पे भी वो फिक्स नहीं रह पाते। लेकिन जो लोग वेद को प्रमाण मान के चलते हैं तो भाई वेद चेंजलेस है, तो वो उनका ज्ञान भी चेंज नहीं होता है, और वो प्रत्यक्ष अनुभूति के परे भी देख पाते, सोच पाते, समझ पाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे जो उद्देश्य है हमारा, इस कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण और क्यों अनुमान प्रमाण है ना ज्ञान के मूल स्रोत नहीं हो सकते, उसके लिए तो हमें शब्द प्रमाण पे आना पड़ेगा। तो ये हम इस पूरे सेक्शन से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बोला ना अभिषेक प्रभु में? आप ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर एडिंग सच पॉइंट्स। तो पर जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण का हमारे पास लिमिटेशन है, इससे ये हमेशा चेंज होता रहता है ज्ञान, कभी कोई एक मत पे नहीं रहते, साइंटिस्ट भी, इवन बुद्धिजीवी कोई भी नहीं रहता है। तो इसके लिए हम कुछ, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ थ्योरीज देखते हैं। सबसे पहले डार्विन थ्योरी पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। डार्विन थ्योरी का क्या लिमिटेशन है। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या मानते हैं डार्विन थ्योरी को, कुछ आप लोग एक्सप्लेन करिए। लोहित प्रभु। जी प्रभु जी। डार्विन थ्योरी मतलब ये बोलता है कि हम सब पहले सिंगल सेल्यूलर थे,
फिर धीरे धीरे हम मल्टी मल्टी सेल्यूलर बने, फिर उस तरीके से लाइफ फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब मल्टी सेल्यूलर बने तो धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए फोर लेग्ड एनिमल्स, फिर वैसे करते, फिर और आगे आगे बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन होते होते फिर एप्स से हम ह्यूमंस तक आए हैं। अभी हमारा सिविलाइजेशन है वो है यस, डार्विन से। डार्विन थ्योरी करेक्ट होगा, ऐसा ही है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये डार्विन थ्योरी बेस्ड ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बॉडी। डार्विन कह रहे हैं कि बॉडी एक एक से मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कुछ डार्विन के एग्जाम्पल है कि पहले डियर थे संसार में, तो डियर के साथ अब क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि डियर पहले नीचे के पत्ते खा के अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन बाद में ऐसे कंडीशन ऐसी हुई कि पत्ते ऐसे ट्री ट्री में बहुत ऊपर लग गए। तब डियर ऐसे थोड़ा थोड़ा मुंडी ऊपर करके ऐसे देखता था ऐसे ओवर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो डियर ऐसे जिराफ बन गया। मतलब उसकी गर्दन लंबी हो गई जिससे अब वो ऊपर के भी पत्ते खा सकता है। या एक एक और डार्विन एग्जांपल देते हैं इसमें कि जैसे पोलर बियर है। पोलर बियर पहले मतलब पहले उसका जमीन पे ही काम चल जाता था, बर्फ बर्फ में मछली उछली खा के अपना काम चला लेता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी, इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसे चेंज हुई, इस कारण से उसको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रही। तो इस कारण से वो ऐसे मुंह खोलते हुए पानी में उतरने लगा धीरे धीरे। और पानी में उतरते उतरते काफी समय के बाद वो वेल मछली बन गया। तो इस तरह से डार्विन की थ्योरी आती है। या बंदर वाला तो सबसे फेमस है कि बंदर पहले चार पैर पे चलता था, फिर इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो रही है, तो बंदर धीरे धीरे अभी उसके चलते चलते वो दो पैर पे आ गया। दो पैर के बाद मतलब धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो दो पैर पे आ गया। फिर और इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हुई तो उसकी पूंछ वूछ भी चेंज हो गई, तो वो आदि मानव बन गया। आदि मानव से अभी जो हम देख रहे हैं, फिर इवोल्यूशन होके अभी जैसे हम बने हैं। तो ये थ्योरीज मतलब थोड़ा फेरी टेल जैसी नहीं लगती हैं कि हिरण और जिराफ तो अभी भी अवेलेबल है संसार में, तो फिर दोनों का क्या काम हुआ, फिर कैसे इवोल्यूशन हुआ। या व्हेल मछली और जो पोलर बियर के एग्जांपल देते डार्विन, वो भी अभी भी अवेलेबल अवेलेबल है, अभी भी हम देखते हैं। तो फिर कैसा एवोल्यूशन हुआ। या ह्यूमंस और एप्स का जो बोलते हैं, वो भी साथ साथ अभी भी रह रहे हैं। तो ये थ्योरी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगती है। आप लोगों का क्या विचार है इसमें? प्रकाश प्रभु, अविनाश प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी इवोल्यूशन जैसे ह्यूमन तक आया, तो ह्यूमन से फिर आगे और इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कह देंगे ना कि कुछ मतलब लॉन्ग टाइम के बाद फिर ह्यूमंस के और कुछ हो जाएगा इवोल्यूशन। हाँ हाँ वही है, तो अब तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये फेरी टेल जैसा लगता है ना कि बच्चों को सुनाने वाली कहानियां हो, कहा कोई लिंक नहीं लग रहा, लेकिन साइंटिस्ट इसको प्रेजेंट करेंगे, इट्स सो लॉजिकल। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बताइए। मैंने मतलब एक वीडियो में देखा था कि इस इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो फिर हम जो एलियन जो हम मूवीज में देखते हैं, जिस तरीके का एलियंस जिस तरीके से दिखते हैं, उस तरीके के ह्यूमन इवॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि हमारा स्कल जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और शरीर छोटा हो जाएगा क्योंकि हम फिजिकल लेबर अभी कम हो रहा है। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे मतलब थ्योरीज हैं। एक्चुअल में जैसे आप आप डिक्शनरी में भी रिसर्च करेंगे ना, थ्योरी का मतलब ही होता है कि कुछ जो इस्टेब्लिश ट्रूथ नहीं है, कुछ एक अनुमान लगाया गया है। तो ये थ्योरी का मीनिंग ही होता है। तो अब लेकिन ये थ्योरीज को तो बहुत हमको हमारे एनसीईआरटी में तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, इसलिए हमको लगता है कि यस, दिस इज द ट्रूथ है। पर ये लिमिटेशन आपको समझ में आ रहा है ना डार्विन का? मतलब ये जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे जीव। अविनाश प्रभु। जी प्रभु। ये-
तो ठीक है प्रभु, इससे इससे जब आप वैदिक थ्योरी में हम देखते हैं तो इसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ बॉडी का नहीं चर्चा होता, इसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का चर्चा होता है कि सोल, आत्मा जो है, एक सबके इंडिविजुअलिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में ट्रेवल करती है। और इसलिए ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया 84 लाख स्पीसीज होती हैं, 8.4 मिलियन स्पीसीज। ओके, तो ये शायद शायद क्लियर होगा आप लोगों को। राकेश प्रभु, क्लियर है सभी को कि व्हाट इज जी द लाइक लिमिटेशन ऑफ डार्विन थ्योरी? जी जी प्रभु। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। अभी ये है ऑर्गेनिक सूप थ्योरी है जैसे। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि एक पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन का ऐसे मिक्सचर बना। मतलब इनिशियल स्टेज में धरती का क्या हाल था कि धरती में सारे ऐसे, मतलब बहुत सा, मतलब धरती पूरी डूबी हुई थी, ओशियन में थी पूरी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे केमिकल सब कुछ प्रेजेंट है। तो सम हाउ बाई चांस ऐसे केमिकल्स से कुछ मिक्सचर हो गया, उससे अमीबा का फॉर्मेशन हुआ। फिर धीरे धीरे करके, मतलब जब जल का स्तर कम हुआ तो ऐसे पानी में रहने वाले जीव फिर, मतलब उससे सिंगुलर सेल थे, फिर मल्टी सेल्यूलर बने। फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस आए जो पानी और, मतलब लैंड दोनों पे रह सकते थे। फिर ऐसे और इवोल्यूशन हुआ तो फिर लैंड पे रहने वाले अलग हो गए और पानी में रहने वाले अलग हो गए। फिर उनको, मतलब पहले रेंगते थे, धीरे धीरे उनके पैर आ गए। पैर आने के बाद, मतलब चार पैर पे चलते थे। फिर धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ, मतलब जानवर बनने लगे, जो हम ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एनिमल देखते हैं, डियर, लायन, जिराफ, इस तरह से। बाद में ऐसे इवॉल्व होके ह्यूमंस आ गए। तो दैट इज ऑल्सो लाइक समवॉट रिलेटेड विद डार्विन थ्योरी जैसा ही है। बट आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको सूप बनाना हो, तो आप क्या करिए, जाके बस ऐसे, जैसे हम जापानीज लोग देखते हैं ना कि सूप और ये नूडल्स खाना खाते ज्यादा है। तो मान लीजिए आप बस बॉल में ऐसे सूप रख दीजिए और बहुत सारे केमिकल सब कुछ डाल दीजिए। केमिकल्स इन द सेंस, मतलब मसाले डाल दीजिए, सब कुछ सारे मसाले उसमें ऐड कर दीजिए। तो आप बताइए कितने परसेंट चांस है कि आपको फर्स्ट क्लास सूप मिल जाएगा? एनीबडी कैन आंसर? लोहित प्रभु। सॉरी ब्रो, मैं सुना नहीं, एक बार रिपीट करेंगे? मतलब अगर आप बॉल में, मान लीजिए आपको सूप बनाना है, तो आप में बॉल में सारे मसाले जितने होते हैं ना सूप के लिए, सब आपने डाल दिया, वेजिटेबल्स ऐसे कट करके रख दिया, और आप इंतजार कर रहे हैं कि ये सूप बन जाए। तो कितने परसेंट चांस है कि आपको एक फर्स्ट क्लास सूप मिल जाएगा? 0% प्रो। तो ऐसा ही सिमिलर ये ऑर्गेनिक सूप थ्योरी के साथ भी है। कहते हैं कि बाई चांस ऐसा हुआ। बट हम संसार में देखते हैं, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि बाई चांस कुछ भी नहीं होता है। सबके पीछे कुछ ना कुछ, हमको सूप भी बनाना है तो हमको पानी गर्म करना पड़ेगा, नूडल्स उबालने पड़ेंगे, या नूडल वाला सूप है मान लीजिए, तो फिर उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे मसाले डालने पड़ेंगे, वेजिटेबल सब ऐड करना पड़ेगा, तब हमको एक फर्स्ट क्लास सूप मिलेगा। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कितना प्रैक्टिकल है ऑर्गेनिक सूप थ्योरी। ठीक है प्रभु, क्लियर है ये वाले पॉइंट? कुछ डाउट्स है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, विल मूव टू लाइक बिग बैंग थ्योरी। नहीं नहीं, बहुत थ्योरी हो गई, वेद पे चलो अब। अच्छा। अभिषेक प्रभु, आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए, मतलब अब खाली ये दिख रही है, आपको वीडियो दिखेगी तो अच्छी होगी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ, वो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ऑन है ये वीडियो। हम्म।
ठीक है, तो अभी हमने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पे चर्चा किया और हमको समझ में आया कि इन दोनों का लिमिटेशन है। तो फिर हम बेस्ट क्या होता है, बेस्ट हम समझेंगे कि नॉलेज लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो हम कॉलेज पे चल मतलब देखते हैं कि हम हमारे टीचर्स हमको डिफरेंट मॉडल्स पढ़ाते, साइंटिफिक मॉडल्स, या देखेंगे कि हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम ऐसा रिसर्च करने जाते हैं खुद से, हम जाके जो हमारे जो सीनियर समझा रहे हैं या जो इस्टेब्लिश हो चुका है, साइंटिस्ट ने ऐसे कर दिया है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटीज। जैसे 2+2 4 होता है। अब इसको कोई प्रूफ और ये सब कुछ नहीं किया जा सकता, तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्योंकि हमारे अथॉरिटीज ने बताया है, बोनाफाइड अथॉरिटीज ने। तो इसलिए इसको अथॉरिटीज ने बताया इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही मतलब अगर हमको जानना है ये सब चीज की ओरिजिन कैसे हुए संसार का, हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है, ये सब, तो हमको भी अथॉरिटीज से सुनना पड़ेगा, वैदिक अथॉरिटीज जो है। क्योंकि आप देखेंगे वैदिक नॉलेज कभी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे भगवत गीता 500 साल पहले, पहले भी 700 श्लोक थे, आज भी 700 श्लोक ही है। सॉरी, 5000 साल पहले भी जब कृष्णा ने बोला था 700 श्लोक थे, और आज भी 700 श्लोक ही हैं। लेकिन वो हमारा देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कितना मतलब अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, या साइंटिफिक थ्योरीज हैं, देखेंगे वो चेंज हो रही हैं। अब साइंटिस्ट उसको कह सकते हैं कि चेंज नहीं, ये तो अपडेशन है इसमें, बट अपडेशन इज ऑल्सो चेंज ना। बट हम वेदों को देखेंगे कि कभी ये चेंज नहीं हो रहे हैं। अब और भी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे वेदों को कालजयी बोला जाता है, दे आर दे आर अबाउट टाइम फैक्टर, तो उसमें समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे जैसे श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में चाणक्य का वर्णन आता है, चंद्रगुप्त का वर्णन आता है, अशोक का आता है, इवन गौतम बुद्ध का प्रिडिक्शन कर दिए थे 5,000 साल पहले ही। चैतन्य महाप्रभु का आता है प्रिडिक्शन। तो इस तरह से देखेंगे कि वेद मतलब टाइम का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, टाइम से वो परे हैं, इसलिए वो फ्यूचर की चीजें भी प्रिडिक्ट कर देते हैं। जैसे आत्मा का हम समझते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो ये अभी भी चला आ रहा है वो थ्योरी। ऐसे कुछ चेंज उसमें नहीं किया कि कुछ एडिशन किया गया हो, कि मॉडर्न हमारे आचार्य आके कुछ उसमें अपडेशन दे रहे हो कि नहीं नहीं, आज इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इवन वेद में देखेंगे और भी बहुत सारे नॉलेज है, धनुर्वेद, मिलिट्री साइंस भी आता है, विमान शास्त्र भी आता है। तो ये सब चीजें हैं। प्रोजी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है मैंने काफी कम बता रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो वेद शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। वेद वेद धातु से बना है। संस्कृत में कोई भी जो वर्ड होता है उसकी रूट होती है ना। तो विद धातु से बना है वेद, विदुषी, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्वान, इन सबका ही अर्थ होता है ज्ञान। तो जैसा कि पहले हमने चर्चा किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम, प्रत्यक्ष देख करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप ऐसे समझिए कि इस संसार का ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें, आंखों से जितना बड़ा सूर्य दिखता है उतना बड़ा है नहीं, उससे कई गुना बड़ा है। तो अगर प्रत्यक्ष ज्ञान से हम इस संसार की वस्तु को नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए कभी कभी मैं प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण देता हूँ कि लोगों के आपस में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। वो प्रत्यक्ष मतलब विचार करते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार किया, इस प्रकार मुझे कुछ बोला, और उसी को वो बिना डेप्थ में जाए हुए कि उस व्यक्ति ने इस प्रकार का आचार व्यवहार क्यों किया, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह की है, वो किस बैकग्राउंड से आया है, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हम बिना सोचे समझे केवल उसकी फेस वैल्यू के ऊपर जजमेंट कर लेते हैं। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण का एक बहुत सटीक उदाहरण है। और इस कारण संबंध विच्छेद हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ इसका। एक भक्त, मैंने देखा कई दिन मंगल आरती नहीं आए, कोविड के समय की बात है। तो मैंने कहा कैसे भक्त है, मंगल आरती नहीं आते। तो अचानक एक दिन मेरी नजर गई कि रात के समय, एक्चुअली कोविड के समय हम लोग कोई भी एम्प्लॉय नहीं रखे क्योंकि मंदिर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो वो भक्त रात को पहरा देते थे मंदिर में। अब जो भक्त रात भर पहरा देगा मंदिर में, तो वो सुबह कैसे आएगा? प्रैक्टिकली कैसे संभव है?
तब मुझे लगा अरे मैं कितनी गलत विचार में था। तो प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूँ कि सुबह नहीं आ रहे, वो देखो कितने बुरे भक्त हैं, सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी बने, लेकिन देखो मंदिर में मंगल आरती नहीं आते, तो कैसे भक्त, कितने इनसिंसियर हैं। हम तुरंत जजमेंट में पहुंच जाते हैं, तुरंत कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के दुष्परिणाम है, ये अनुमान प्रमाण के दुष्परिणाम। हम अनुमान लगा लेते किसी व्यक्ति के विषय में, हम परसेप्शन बना, ऐसा कहा जाता है परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ट्रुथ। जो हमारी परसेप्शन है वो सत्य से कई अधिक स्ट्रांग है। लोग परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे मेरे संबंध में ऐसे हवा फैल गई है कि मैं इस्कॉन का पैसा इधर उधर करता हूँ तो मैं जहां जाऊं तो लोग परसेप्शन के साथ मुझे देखते हैं जब से ये IIT लैंड का प्रोजेक्ट हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग रॉन्ग परसेप्शंस अगेंस्ट मी। तो इस कहने का तात्पर्य, और बातें तो ऐसी फैलती है जैसे आग की तरह जहां जाओ तो वहां पे परसेप्शन फैले हुए हैं। मैंने कहा वाह जी वाह तो कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये वास्तविक प्रमाण है नहीं, है ना। इसलिए इनको ही सत्य मान करके चलना ये बहुत बड़ा निरर्थकता है, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, सही तरीका क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? ज्ञान हमें अथॉरिटी से प्राप्त करना चाहिए। अथॉरिटी कौन है? जो इन 4 प्रकार के दोषों से मुक्त है, जिसकी इंद्रिय अपूर्ण नहीं है, जो भ्रम में नहीं पड़ते, जो गलतियां नहीं करते, और जिनके अंदर चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी नहीं है। तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं या व्यासदेव हैं, इनकी इंद्रिय शुद्ध है। इंद्रियां परफेक्ट है मतलब, इंद्रिय शुद्ध है मतलब इनकी इंद्रियां भोग में नहीं लगी हुई है, इनकी इंद्रियां भक्ति में लगी हुई है। क्योंकि भोग में जिसकी इंद्रिया लगी होती है वो इंद्रिया हमेशा अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है, पर इनकी इंद्रिया तो शुद्ध है, तो उनका ज्ञान शुद्ध है, और उनसे माध्यम से ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान पवित्र है। और न केवल वो शुद्ध है, पवित्र है, अपितु वो जैसे कि बताया चेंजलेस है, अथॉरिटेटिव है। इस ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो सही सही समझ पाएगा। तो मैं बता रहा था कि प्रत्यक्ष अनुभूति से या अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम इस संसार को भी नहीं समझ सकते, फिर इस संसार से परे भगवान को समझने की तो बात ही क्या। और जब बात आती है भगवान को समझने के लिए, इसलिए हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियां या हमारा अनुमान फेल हो जाता है। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पूर्ण नहीं है। इसलिए अब हमें एक रिलायबल सोर्स चाहिए अगर हमें आध्यात्मिक सत्य जानना है, और वो रिलायबल सोर्स है वेद। भगवान का ही नाम है, भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज शब्द का अर्थ होता है कि जहां इंद्रियों की पहुंच खत्म हो जाए, जहां हमारे मन की वृत्ति खत्म हो जाए, अनुमान खत्म हो जाए, बुद्धि जहां पे जाके रुक जाए, उसके बाद वो शुरू होते हैं। तो भाई जहां इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, जहां मन पहुंच नहीं सकता, जहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती, वहां से भगवान शुरू होते हैं। अगर उनके विषय में हमको जानना है तो हमारे पास क्या साधन है? साधन यही है कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण वेद पुराण, ऐसा चैतन्य चेतामृत में आता है। कृष्ण कृपा है, कृष्ण कृपा करके वेद और पुराण देते हैं। माया मुग्ध जीव कृष्ण को नहीं समझ सकता, तो कृष्ण कृपा करके उसको वेद का ज्ञान देते हैं। तो अधोक्षर तत्व को समझने के लिए, जो तत्व हमारे इंद्रियों की अनुभूति से परे है, जो हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से परे है, जो हमारे बुद्धि से भी परे है, उसको अगर समझने का क्या तरीका है, तो उसका एकमात्र तरीका बचता है कि हमें उन्हीं से जो ज्ञान आया है परंपरा में, उस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब विषय गुरु आप बताइए कुछ। हाँ, यस प्रभु। तो जैसे वेदों को देख लेते हैं अभी, वेद को ऐसे एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए। मतलब इवन अब जब हम स्पिरिचुअल लाइन में हम देख रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने हमें क्लियर कर दिया है कि जो हमको स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मतलब अथॉरिटी से सीखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि जब स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट हैं बैठे हैं। उसमें भी कई सारे तो हो सकता है चीट कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस कारण से एक सबसे बेस्ट तरीका बताया जाता है कि हमको डिसाइप्लिक सक्सेशन में नॉलेज लेना चाहिए। मतलब इसको कहा जाता है परंपरा सिस्टम में। जैसे जैसे कि हम हमको बेसिक मैथमेटिक्स कौन सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। तो क्वेश्चन आएगा हमारे टीचर को किसने सिखाया? फिर तो उसको उनके टीचर ने सिखाया, फिर उनके टीचर ने किसको सिखाया, तो फिर उनके टीचर ने, ऐसे आएगा, ऐसे चलता जाएगा।
मतलब आप देखेंगे कि एक चेन सिस्टम में ऐसे नॉलेज लिया जा रहा है। तो सिमिलरली जब स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं तो इसमें भी हमको डिसाइप्लिक सक्सेशन में ही परंपरा के अंतर्गत ही नॉलेज लेना चाहिए। अगर हम कुछ नए नए या अलग किसी से हम नॉलेज लेंगे, या हम स्वयं से पढ़ना चाहेंगे, हम बोले कि हम खुद से पढ़ लेते हैं वेद और ये सब चीजें, तो हम उसमें भी इल्यूजन में आ जाएंगे, बिविल्डर हो जाएंगे। क्योंकि वेद इज कंसिडर्ड एज डिजायर ट्री। यहाँ पर हर तरह का आपको चीज मिलेगा, हर एस्पेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन हमको इतना अभी समय भी नहीं है हमारे पास कि न इतना बॉडली इंटेलिजेंट, बॉडली फिट है और इंटेलिजेंट भी है। तो इसलिए बेस्ट होता है नॉलेज को लेने का एक परंपरा सिस्टम में लेना। जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं, प्रभुपाद का आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, आप भगवत गीता पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, तो लास्ट पेज में प्रभुपाद ने 32 आचार्य का पूरा परंपरा बताया है कि कैसे जो ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुई। तो जैसे कि नॉलेज है, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज क्या है, वेदों का नॉलेज कृष्णा ने ब्रह्मा जी को दिया है, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने फिर व्यास देव को दिया, व्यास देव ने फिर मध्वाचार्य जी को दिया। इसी तरह से ये लाइन में चलते हुए बाद में चैतन्य महाप्रभु आए, और फिर श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो ये परफेक्ट नॉलेज है। जैसे एक और एग्जांपल आता है, मान लीजिए अगर हमको जानना हो कि आ, किसी को जानना हो कि बोले उसके पिताजी कौन है, तो सबसे मतलब तरीका क्या होगा जानने का, कि जाके वो सभी पूरे संसार में जितने भी पुरुष हैं सबका डीएनए टेस्ट करा ले। लेकिन ये प्रोसेस तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये तो एक्सपेरिमेंट करे जाके सभी पे। ये सबसे जाके पूछ रहा है कि अ, मतलब आप मेरे पिता हो, आप मेरे पिता हो। तो ये चीजें मतलब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा प्रोसेस है। तो बेस्ट क्या होगा, जाके अपनी माता से पूछ ले, माई माई डियर मदर हु इज माई फादर, तो माता इजिली बता देंगी कौन है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि माता एक एज अथॉरिटी वर्क कर रही हैं। मतलब जाके उस बच्चे ने डायरेक्ट जाके अथॉरिटी से पूछ लिया। तो ऐसे ही अगर हमको नॉलेज लेना है तो हमको जो वैदिक अथॉरिटीज हैं उनसे जाके, उनके संपर्क में आके उनसे हमको नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है प्रभु, क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ, ओके। हरे कृष्णा, क्लियर है पॉइंट? प्रकाश प्रभु, अविनाश प्रभु, राकेश प्रभु। यस 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 प्रभु जी। Yes, bro, yes. जी प्रभु। सॉरी। तो कहाँ बस थे हम? हाँ, अब देखते हैं कि वेदों को ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। हम देखते हैं ना कि वेदों में कितने सारे 18 पुराण आते हैं, 108 उपनिषद आते हैं, फिर संहिताज आते हैं, ब्रह्म संहिता, इस तरह से मनु संहिता, इस तरह से लेके। तो अभी हम देखते हैं कि वेदों का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया इतना सारा। तो इसके पहले क्या होता था, जैसे 5000 साल पहले व्यास देव जी ने क्लासिफिकेशन किया। उसके पहले जो लोग थे वो दे आर हाईली इंटेलिजेंट, तो उनको बस सुन के याद हो जाता था सभी चीजें। तो उसको मतलब श्रुति कहा जाता था, मतलब हियरिंग, बस सुन लेते थे और उनको याद हो जाता था। लेकिन व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग में तो इतना ज्यादा लोगों का बॉडीली एंड मेंटल लेवल तो रहेगा नहीं कुछ भी। व्यास देव जी ने देखा कि मतलब व्यास देव ने देखा कि कलयुग में तो मतलब लाइफ भी शॉर्ट रहेगी, और देखा कि इस बच्चों को कॉलेज वॉलेज जाना पड़ता है, असाइनमेंट लिखना पड़ता है, सब कुछ।
या एम्प्लॉयर्स को मतलब जॉब करते हैं उनको जॉब में 10-10 12-12 घंटे निकल जाते हैं। तो इस तरह में अब इतना ज्ञान इतना मतलब है नहीं नॉलेज कि हम वेद समझ सके अभी बौद्धिक स्तर पे, ना हमारे पास समय है ऐसा। तो इसलिए फिर व्यासदेव जी ने ये किया क्लासिफिकेशन करने का मतलब प्रयास किया। तो मतलब जिससे कि सामान्य लोग भी इस नॉलेज को समझ सके कि फिर मतलब व्यासदेव जी जैसे पहले इनिशियली सिर्फ एक वेद होता था, उसी सब नॉलेज लेते थे। तो उसके बाद व्यासदेव जी ने उसको 4 वेदों में डिवाइड किया। मतलब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड ऋग्वेद, इस तरह से डिवीजन किया वेदों का। फिर और फिर पुराण और उपनिषद में भी गए व्यासदेव जी ने डिवीजन किया। ओके। और मतलब फिर लास्ट में ऐसे वेदों का कंक्लूजन दिया, भागवतम, श्रीमद् भागवतम एंड महाभारत भी आया। फिर मतलब महाभारत फिर व्यासदेव जी ने इतना सारा क्लासिफिकेशन के बाद व्यासदेव जी को लगा कि अभी भी कुछ मतलब और भी जो है ना क्या बोलते हैं, जो और भी लो क्लास पीपल है उन लोग नहीं समझ सकते, तो फिर उनके लिए महाभारत दिया स्टोरी फॉर्म में। कम से कम ये पढ़ के मतलब महाभारत को ऐसे पंचम वेद बोला जाता है, फिफ्थ वेद उन्होंने लिखा। बट इतना सारा वैदिक नॉलेज ये सब लिखने के बाद भी व्यासदेव सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर है नारद मुनि वो आते हैं, देखते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है डिस्कशन। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि इतना सारा सब कुछ लिखने के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका कारण ये है कि आपने अभी भगवान की ग्लोरीज नहीं लिखी है, भगवान के जो स्वरूप है उसका वर्णन आपने कुछ भी नहीं किया है। आपने सारे डेमीगॉड्स, देवी देवताओं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स सभी चीजों का वर्णन कर दिया, लेकिन जो मेन चीज है उसका आपने नहीं किया। तो फिर इस तरह से व्यासदेव जी मतलब श्रीमद् भागवतम एंड वेदांत सूत्र ये सब चीजें भी फिर ऐड करते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तो देखिए, जब भी बात आएगी कि अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की, कोई पूछेगा कि हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे अथॉरिटी को, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई हम इस प्रैक्टिकल जगत पे भी अथॉरिटी को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम पॉलिटिशियंस की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम मीडिया की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम यूट्यूबर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम कोई स्कूल में पढ़ाई करता है तो अपने बुक्स की अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करता है, टीचर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। जबकि ये कई बार देखा जाता है कि अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के बाद भी व्यक्ति को मतलब सही ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान कभी कभी चीटिंग हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है। तो फिर भी व्यक्ति स्वीकार करता है। तो विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी देयर कैन नॉट बी नॉलेज। विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी देयर कैन नॉट बी नॉलेज। तो हम भी वही कह रहे हैं कि अथॉरिटी तो चाहिए ही, लेकिन अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, जो इन 4 प्रकार के दोषों से मुक्त है। इसलिए हम वेद की अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा है? कोई पूछेगा आप लोगों से अगर कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी, सो दिस इज द नीड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। कि भाई बिना अथॉरिटी को एक्सेप्ट किए कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं ले सकता। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपको रास्ता पूछना है कहीं का, तो आप किसी लेमैन को उठा के पूछ रहे भाई वो रास्ता कहाँ है, वो तो वो बताता है इस दिशा में जाओ। तो आप बोलते हैं कि भाई ऐसे इस दिशा में जाना है, और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं भाई? वो एक लेमैन है, फिर भी आप उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। अथॉरिटी। तो बिना फेथ के, हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ फेथ इज रिक्वायर्ड। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि आप नाई के पास जाओ, नाई बिल्कुल उस तरह यहाँ पे रखता है, आपको भरोसा काटेगा नहीं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते तो आप कभी पब्लिक ड्राइवर का आपने लाइसेंस चेक नहीं किया। भरोसा रखते हैं लोग, भरोसा करके चले थे कलकत्ता से कि हम साउथ इंडिया जाएंगे, वो बालेश्वर में हरे कृष्णा हो गया, फिर भी जाते हैं ना लोग। तो भरोसा करना, फेथ रखना, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जीव का। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अथॉरिटी के ऊपर फेथ रखना पड़ता है, एटलीस्ट एक अथॉरिटी बनाना पड़ता है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाई अथॉरिटी, जैसे आप मेटेरियल नॉलेज के लिए अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, अथॉरिटी बनाते हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए अथॉरिटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो अथॉरिटी है वेद। स्पेकुलेशन अथॉरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन की कोई कोई स्थायित्व तो नहीं है। आज मैं एक तरह की बात बोलूंगा, कल मैं दूसरी तरह की बात बोलूंगा। आज मेरे मन में कुछ आया तो मैं एक बात बोलूंगा, कल मेरे मन में कुछ और आया तो मैं कल दूसरी बात बोलूंगा। लेकिन वेद स्थायित्व है, उसके अंदर एक 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 परमानेंसी है। तो इसलिए हम अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू हुआ कि वेदों का विभाजन क्यों किया गया, क्योंकि पहले जो वेद थे, पहले वेद का जो ज्ञान था वो श्रुति परंपरा से आ रहा था। वो गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, धारण कर लेते थे। इसको कहते हैं उनकी धारण शक्ति भी तीव्र थी, श्रुतिधर, सुनने मात्र से याद हो जाता था। आजकल तो सुनने से, नोट्स बनाने से, पीपीटी बनाने से, क्या क्या करने से भी याद नहीं रहता। तो जब व्यासदेव ने कलयुग की प्रैक्टिकल स्थिति को समझते हुए कि भाई कलयुग के जीव चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, उनको कुछ विशेष देना पड़ेगा, रिटर्न फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने वेदों को लिखा, रिटर्न फॉर्मेट में लेकर के आए। अब आप किसी भी चीज को लिखेंगे तो फिर उसके पार्ट पार्ट करेंगे, कुछ उसको स्पेसिफाई करेंगे, कुछ उसके हेडलाइंस देंगे। तो व्यासदेव ने, यानी वेद व्यास ने क्या किया, उस ज्ञान को लिखित वर्जन में लाके दिया और उसको फिर सिस्टमेटाइज किया। उनका नाम व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि व्यास मतलब होता है जैसे सर्कल के डायमीटर को व्यास कहते हैं, जो सर्कल को दो भाग में विभाजित कर दे उसको व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास ने वेदों को क्या किया, व्यास किया, डिवीजन कर दिए, 4 वेदों में बांट दिया, उपनिषदों में बांट दिया इत्यादि, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर उन्होंने विचार किया कि नहीं यार, वेद तो यार ब्राह्मण लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो शूद्र हैं, या जो स्त्री हैं, जो कम बुद्धिमान हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, या जो बहुत ज्यादा अपने मेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनग्रॉस्ड हैं, वो लोग कैसे समझेंगे? तो फिर उनके लिए उन्होंने वेदों का वेदों को उन्होंने और मतलब स्पेसिफाई करने के लिए पुराण दिए। पुराण क्या होती है? केस स्टडीज होती है। तो वेदों के पूरक है पुराण। और साथ साथ फिर उन्होंने सोचा कि और थोड़ा स्पेसिफाई करना, और थोड़ा सा उसको एक अच्छा स्टोरी फॉर्मेट में लाना चाहिए, तो उसको महाभारत दी उन्होंने, इतिहास लिखा। ये सब लिखने के बाद उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे, और फिर वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवत भी लिखा। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने बहुत मेहनत करी जीवों के हित हेतु, वेदांत सूत्र लिखने तक भी। लेकिन व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन नहीं किया। लेकिन नारद मुनि के उपदेश पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, जिससे उनको पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त हुआ। तो ये परवर्ती सेशंस में आएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ प्रश्न हो, तो उसको 2 मिनट चर्चा किया जा सकता है। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी? ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।